बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर नंबर 6 तक मुकम्मल पढ़ लिया। इंशाअल्लाह सैटरडे को हफ्ते को जब आप ये लेक्चर देख रहे होंगे तो आपके पास चैप्टर नंबर 6 की PDF फाइल भी पहुंच चुकी होगी इंशाअल्लाह। आज हम बायोलॉजी में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स। एक्सक्यूज मी, चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स। दिस इज द न्यू चैप्टर which is added in the new book of biology for class 9। ये बिल्कुल नया चैप्टर है। इससे पहले ये चैप्टर हमारी बायो की किताब में शामिल नहीं था। इस साल ये जो किताब तब्दील हुई है उसमें ये एक नया चैप्टर शामिल किया गया है, बिल्कुल नया टॉपिक है। इससे मुताल्लिक़ कुछ इन्फॉर्मेशन चैप्टर नंबर 10 में पहले मौजूद थी, लेकिन अलहदा से इसको कंसीडर नहीं किया जाता था, लेकिन अब इस साल से इसे अलहदा कंसीडर किया जा रहा है और इसके लिए एक अलहदा चैप्टर है। क्या है ये? बायो एनर्जेटिक्स। So first of all you have to understand the meaning or to understand the definition of the word bioenergetics। सही, सबसे पहले आपको क्या करना है? बायो एनर्जेटिक्स की मीनिंग्स को समझना है कि इसकी मीनिंग्स क्या हैं। सही, और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, बायो एनर्जेटिक्स एंड लिखना भूल गया मैं। सही हो गया, बायो एनर्जेटिक्स एंड रोल ऑफ एटीपी। सही, तो पहले बात करते हैं बायो एनर्जेटिक्स के बारे में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म बायो एनर्जेटिक्स। सो द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड इज द स्टडी अबाउट कन्वर्जन ऑफ फ्री एनर्जी इनटू डिफरेंट फॉर्म्स by living organism is called bioenergetics। Again listen, the study about conversion of free energy into different forms by living organism is called bioenergetics। क्या मतलब वर्ड डेफिनेशन का? स्टडी अबाउट कन्वर्जन ऑफ फ्री एनर्जी, यानी बायो एनर्जेटिक में स्टडी की जाती है, मुताला किया जाता है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का तब्दील होने का अमल। सही, एक फॉर्म से इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। सही, एनर्जी का एक फॉर्म से मुख्तलिफ फॉर्म्स में तब्दील होने का अमल, किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ओके, तो इस डेफिनेशन की मीनिंग्स क्या हुई? लिविंग ऑर्गेनिज्म में फ्री एनर्जी का मुख्तलिफ एनर्जी की फॉर्म्स में तब्दील होने का जो अमल है, इसकी स्टडी क्या कहलाती है? बायो एनर्जेटिक्स। सही, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी कन्वर्जन का अमल, फ्री एनर्जी को मुख्तलिफ फॉर्म्स में जो कन्वर्ट किया जाता है, तो इस एनर्जी कन्वर्जन की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? बायो एनर्जेटिक्स। और कहां तक बाउंडेड है ये? कहां तक बाउंड है ये? लिविंग ऑर्गेनिज्म में बस। सही, अब इसमें ये डेफिनेशन की मीनिंग्स तो मैंने आपको बता दी। अब ये फ्री एनर्जी क्या है और डिफरेंट फॉर्म्स क्या है। सही, फ्री एनर्जी का मतलब तो ये है कि जो लिविंग थिंग की बॉडी से बाहर है। सही, और बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी है और उसकी डिफरेंट फॉर्म कौन सी है। सही, इस चीज को समझना जो है वो असल इस डेफिनेशन का हासिल है। सही, तो बात करते हैं फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी का जो सबसे बड़ा सोर्स है, अच्छा एक चीज तो मैं भूल गया, आप लोगों ने किताबें निकाल ली? हम लोग पढ़ रहे हैं पेज नंबर 119 और पेज नंबर 120 पर। सही, ठीक है, दोनों पर ये टॉपिक मौजूद है। पहले हम 120 पर पढ़ रहे हैं और अब हम वापस पीछे जा रहे हैं पेज नंबर 119 पर। तो आप 119 निकालें और वहां जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा उन्हें हाईलाइट करते रहिएगा। यहां देखें, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एनर्जी कन्वर्जन का। सही, तो फ्री एनर्जी क्या है? हमारे यहाँ फ्री एनर्जी जो है वो सूरज की रोशनी है और उसकी हरारत है।
सही। द मेन और द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज द सन। सूरज जो है वो फ्री एनर्जी हमें दे रहा है, सही है। अब इस एनर्जी को कौन इस्तेमाल करता है? आप याद करें, आप लोग फूड चेन्स भी पढ़ते रहे हैं, सही। सोलर एनर्जी जो है या सन की जो एनर्जी है, जो लाइट है जो सूरज से आ रही है, उसे कौन कंज्यूम करता है? वैसे तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम करते हैं, लेकिन उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कौन इस्तेमाल करता है? प्लांट्स, विच आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोलर एनर्जी और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं, और ये सोलर एनर्जी है इसको चेंज करते हैं डिफरेंट फॉर्म में। आपने पढ़ा था ना कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं तो उसमें प्रोड्यूसर प्लांट्स हैं, और उसके अलावा जितने भी हैं दीगर वो सारे क्या हैं? कंज्यूमर हैं। यानी प्लांट्स जो है वो बनाने वाले हैं, और कंज्यूमर जितने एनिमल्स हैं सारे क्या हैं? कंज्यूमर्स हैं। तो प्लांट इस फ्री एनर्जी को चेंज करते हैं डिफरेंट फॉर्म में। क्या करते हैं भाई? प्लांट में क्या होता है? लाइट के जरिए, याद करें, आप लोग पढ़ चुके हैं। प्लांट में क्या होता है? प्लांट में प्रोसेस होता है जिसके जरिए वो अपनी ग़िज़ा मैन्युफैक्चर करते हैं। जी बिल्कुल सही, आपको याद आया, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, और उसमें ये फ्री एनर्जी जो सूरज से आ रही है, जो लाइट एनर्जी है, उसे कैप्चर किया जाता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कौन सा केमिकल बनता है? शुगर या कार्बोहाइड्रेट, सही। याद आया, शुगर का मॉलिक्यूल बनता है, सही, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक मोनोमर है, सही, उसका एक यूनिट है। उसी से फिर जो है वो मुख्तलिफ जब बड़ी चेन बन जाती है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो मैंने अब तक जो आपको बताया कि एनवायरनमेंट में फ्री एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है लिविंग थिंग की बॉडी में? तो प्लांट्स हैं। प्लांट्स की बॉडीज में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, और प्लांट क्या करते हैं? जो लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके, तो उसमें एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद प्लांट जो है वो इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं अपने लिए। रेस्पिरेशन का अमल होता है ना प्लांट में, फूड मॉलिक्यूल जो बनाया गया है, अपनी ग़िज़ा जो तैयार की गई है उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो वो इस्तेमाल करते हैं। तो फिर उसके अंदर जो है दोबारा तब्दीली आती है, एनर्जी की फॉर्म दोबारा तब्दील होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन का अमल होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल, और उसके नतीजे में क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन का अमल होता है ना, फूड मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडेशन का अमल होता है, और उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है, जो कि प्लांट अपनी बॉडीज में इस्तेमाल करते हैं। तो प्लांट की बॉडीज में तो कहां तक काम चल रहा है? प्लांट पहले फ्री एनर्जी जो है जो सूरज से आ रही है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जो है वो दोबारा से एनर्जी तैयार होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एटीपी। लिखा हुआ है यहाँ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सही। इसे प्लांट जो है वो अपने मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनकी बॉडी में जो दीगर काम चल रहे हैं, पूरी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, तमाम सेल एनर्जी से ही चलते हैं, तमाम सेल ऑर्गेनील सेल एनर्जी से ही चलते हैं। तो वो एनर्जी क्या है? एटीपी। तो जो एनर्जी कन्वर्जन है प्लांट की बॉडी में, वो आपने देखा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी यानी बायो एनर्जेटिक्स। तो प्लांट की बॉडी में फ्री एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है, फिर उसके बाद दूसरी केमिकल एनर्जी में वो तब्दील होती है। पहली केमिकल एनर्जी क्या बनी? ग्लूकोज में एनर्जी स्टोर हो गई, फिर उसके बाद ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ, तो उससे एनर्जी रिलीज हुई एटीपी की सूरत में, और उसे क्या किया गया? इस्तेमाल किया जाता है, और बॉडी में उससे हीट भी पैदा होती है, टू फॉर्म्स में चेंज हो गई। तो ये है कन्वर्जन की मीनिंग्स। एनर्जी कन्वर्जन समझ रहे हैं आप? लिविंग थिंग की बॉडी में एनर्जी कन्वर्जन इस तरह होता है। अब उससे आगे की बात करें, प्लांट्स जो है क्योंकि प्रोड्यूसर हैं, तो जितने भी कंज्यूमर हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उनकी बॉडी में जो फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड तैयार हुआ था, उसे एनिमल ने इस्तेमाल कर लिया। एनिमल की बॉडीज में उससे एनर्जी बनती है, एटीपी बनते हैं।
उसी से जो है वो प्रोटीन बनाने का अमल होता है, दीगर मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, तो वहां फिर एनर्जी तब्दील हो गई, फिर एनर्जी की फॉर्म को तब्दील कर दिया गया। सही, तो इस तरह जो है वो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होती रहती है लिविंग थिंग की बॉडी में। और ये जो एनर्जी कन्वर्जन का अमल है लिविंग थिंग की बॉडीज में, इसको हम क्या कहते हैं? बायो एनर्जेटिक्स। इसकी एक सेकंड डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है आपको समझाने के लिए। द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनर्जी ट्रांसमिशन in living organism। सही, the study of energy relationship, energy transformation and energy transmission in living organism, यानी लिविंग थिंग की बॉडी में एनर्जी का रिलेशनशिप, एनर्जी का ताल्लुक, सही, और एनर्जी की जो शक्लें तब्दील होती हैं, ट्रांसफॉर्म होती है एनर्जी, जैसे हमने आपको बताया कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, सही, और फिर उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। सही है, एनर्जी ट्रांसमिशन, एक जगह से एनर्जी दूसरी जगह मुंतकिल होने का अमल, या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होने का अमल। इस चीज की स्टडी क्या कहलाती है? बायो एनर्जेटिक्स। तो सिर्फ डेफिनेशन को ही इसको समझ लेना एक बड़ा काम है, और गुफ्तगू काफी तवील हो गई, इसको अब हम समेटते हैं कि समराइज करते हैं कि हमने बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन में क्या पढ़ा। और आपके पास ये डेफिनेशन मौजूद है, पेज नंबर 120 पर मौजूद है। सही, जो सेकंड पैराग्राफ है वहां मौजूद है, इसको हाईलाइट करें। क्या है इस पूरी जो गुफ्तगू, उसका खुलासा क्या है? द स्टडी अबाउट कन्वर्जन ऑफ फ्री एनर्जी इनटू डिफरेंट फॉर्म्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्री एनर्जी को मुख्तलिफ एनर्जी की फॉर्म्स में जो कन्वर्ट करते हैं, तो इस चीज की स्टडी क्या कहलाती है? बायो एनर्जेटिक्स। सही, तो इसको अपने अल्फाज में आप नोट कर लें। नोट कर लिया? अब आगे गुफ्तगू करें कि केमिकल प्रोसेस क्या होता है एनर्जी। दूसरी बात आज हम क्या करने जा रहे हैं? एनर्जी ट्रांसमिशन। सही है, किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। केमिकल प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, ये आपके पास भी हेडिंग बनी हुई है कि ये जो एनर्जी ट्रांसमिशन का अमल है, जो डिफरेंट फॉर्म में एनर्जी तब्दील होती है, ये किस तरह होती है। एक्चुअल जो लिविंग थिंग में ये अमल होता है ना, वो होता है एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। लिविंग थिंग की बॉडीज में केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं और मुख्तलिफ बॉन्ड्स बनते हैं और टूटते हैं। ये जो बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी मॉलिक्यूल में स्टोर हो जाती है, और जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जहां भी एनर्जी चाहिए होती है तो वहां ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चलते रहते हैं, और इसका एब्रिविएशन क्या है? रिडॉक्स। लिविंग थिंग की बॉडीज में जो केमिकल एनर्जी, जो केमिकल प्रोसेस है एनर्जी ट्रांसमिशन का, वो किस तरह होता है, केमिकली क्या हो रहा होता है। अभी तो हमने आपको यहाँ पर वैसे ही बताया कि मॉलिक्यूल बन रहे हैं, टूट रहे हैं। तो एक्चुअल जो एनर्जी रिलीज होती है केमिकली, वो किस तरह होती है? जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बॉन्ड बनने से एनर्जी स्टोर होती है, और उनके टूटने से एनर्जी रिलीज होती है। फिर उस एनर्जी को मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एनर्जी कन्वर्जन का अमल जो है वो किस तरह होता है भाई? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। लिविंग थिंग की बॉडी में कहीं ऑक्सीडेशन का अमल चल रहा होता है, कहीं रिडक्शन का अमल चल रहा होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप समझते हैं, स्क्रीन पर देखिए ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन नजर आ रही है आपको। ऑक्सीडेशन की मीनिंग्स क्या है? आपके पास जो बुक का पेज नंबर 120 है वहां भी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का अमल होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समझते हैं ना आप? सही, एटम के स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो जब ये किसी मॉलिक्यूल से निकलते हैं तो ये अमल कौन सा क्या कहलाता है? ये केमिकल रिएक्शन होता है जो ऑक्सीडेशन कहलाता है। और दूसरा इसके मुखालिफ है, सही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। सही, तो लिविंग थिंग की बॉडीज में ये ऑक्सीडेशन और रिएक्शंस हैं
जो चलते रहते हैं और इसके नतीजे में एनर्जी कन्वर्जन का अमल होता है। सही, तो ये समझ में आ गया कि लिविंग थिंग में एनर्जी कन्वर्जन का अमल किस तरह होता है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन। क्या मतलब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है, बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, जो दीगर कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब इसको समझते हैं एटीपी के जरिए। सही, लिविंग थिंग की बॉडी में जो एनर्जी है ना वो किस सूरत में होती है, एटीपी की फॉर्म में। किस सूरत में है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें एनर्जी स्टोर होती है। सही, और जब एनर्जी की जरूरत हो तो ये मॉलिक्यूल टूटता है, इसमें बॉन्ड टूटता है। ये देखिए यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया गया है। सही, जब इसमें से एक फॉस्फेट अलग होता है ना तो ये बॉन्ड टूटने के नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। सही, लिविंग थिंग की बॉडीज में एनर्जी कहां से आती है, वो इस सूरत में स्टोर होती है। वहां जो लिविंग थिंग में सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल होता है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल होता है, उसमें फूड से एनर्जी रिलीज होती है और एटीपी की सूरत में सेव हो जाती है। सही, और जब जरूरत हो तो क्या होता है, इसके अंदर जो बॉन्डिंग है, जो फॉस्फेट है, ये टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है, जो किसी भी काम के लिए इस्तेमाल हो सकती है। मतलब सेल मेम्ब्रेन को चलाना है, न्यूक्लियस को अपना काम करना है, माइटोकॉन्ड्रिया को अपना काम करना है, और दीगर जो सेल ऑर्गेनीज है सबको अपना काम करना है, एनर्जी चाहिए, तो एटीपी टूटता है और उससे एनर्जी मिल जाती है। और मजमूई तौर पर आपकी बॉडी में जो रेस्पिरेशन का अमल चल रहा है और डाइजेशन का अमल चल रहा है, आपके जो ऑर्गेन्स काम कर रहे हैं, आपके जो सिस्टम्स काम कर रहे हैं, उन्हें एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी कहाँ से आती है, एटीपी में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है। एक एटीपी का मॉलिक्यूल टूटने से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। इसको पढ़ना सीख लें, किलो कैलोरी पर मोल। किलो कैलोरी जो है ये एनर्जी का यूनिट है। ओके, तो इस तरह 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होती है एटीपी का मॉलिक्यूल टूटने से, और ये टूट के एडीपी बन जाता है। फिर दोबारा जब वहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल होता है तो इसको दोबारा एडीपी को एटीपी बना दिया जाता है। सही, वही रिएक्शन चल रहा है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। बॉन्ड बन रहा है, एनर्जी स्टोर, बॉन्ड टूटेगा, एनर्जी रिलीज, एडीपी बन गया। एटीपी में से एक फॉस्फेट हटा तो ये एडीपी हुआ, एनर्जी रिलीज हो गई, बॉन्ड टूटा, दोबारा बॉन्ड बनेगा, ये दोबारा एटीपी बन जाएगा और इसमें एनर्जी सेव हो जाएगी। सही, तो लिविंग थिंग की बॉडीज में जो एनर्जी की करेंसी है वो क्या है, एटीपी। सारा जो एनर्जी का मामला है हैंडलिंग का, वो किसकी सूरत में होता है, एटीपी की सूरत में। सही, और वो हमने आपको बताया कि किस तरह बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। फिर दोबारा वहां माइटोकॉन्ड्रिया में इसको दोबारा एडीपी को एटीपी बना दिया जाता है। सही, फिर वहां इसको दे दिया जाता है, जहां भी इस्तेमाल करना हो वहां सप्लाई कर दिया जाता है, ये टूटता है, एडीपी बनता है, तो उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो इस तरह जो है ना, ये एटीपी और एडीपी इसी तरह बार बार बनते और टूटते रहते हैं और एनर्जी रिलीज होती रहती है। तो बॉन्ड बनने के नतीजे में एनर्जी स्टोर होती है और टूटने के नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है, जो बॉडी के कामों में इस्तेमाल होती है। तो आज का लेक्चर थोड़ा टिपिकल हो गया, सही, लेकिन इसमें बहुत सारी काम की बातें बताई गई हैं। तो अब आपका काम यह है कि आप इन चीज़ों को अपने पास हाईलाइट करेंगे अपनी किताब में और अपने अल्फाज में नोट करेंगे ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं। तो इंशाअल्लाह अगले क्लास में इसी चैप्टर से मुताल्लिक़ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।